नमस्कार दोस्तों, राजू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस प्रकरण पे बात करने वाले हैं वो है भारत में फसल उत्पादन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत में फसल उत्पादन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कृषि के बारे में और किस किस मौसम में किस किस प्रकार की फसल उगाया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में बात किया गया था। आज हम बात करेंगे भारत में फसल उत्पादन। एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ आधार होता है, अर्थात वह देश कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे उनका अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और उस अर्थव्यवस्था को चलाने का किसी भी देश में 3 प्रकार का आधार होता है। पहला आधार होता है कृषि। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को चलाने का पहला आधार कौन सा होता है? कृषि। दूसरा आधार होता है उद्योग या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। सेकेंड है इंडस्ट्री और तीसरा है सेवा या सर्विस। इन 3 प्रकार के बातों से कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। क्योंकि तीनों सेक्टर से टैक्स वसूला जाता है और टैक्स वसूल करके राजस्व की प्राप्ति की जाती है किसी भी देश में, और जो राजस्व प्राप्त होती है उसको आगे फिर अपने देश के विकास कार्यों में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का ये 3 क्या होता है? आधार होता है। चूंकि हमारा भारत देश, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा भारत देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। इसलिए हमारे भारत की अधिकतर जनसंख्या रूरल अर्थात ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि कार्य। इसलिए हमारे भारत में या भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और कृषि, इससे पहले आप लोगों को बताया गया कि किसी विस्तृत भूभाग में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाती है। अब उस फसल के उत्पादन में कौन कौन से फसल कैसे कैसे उगाया जाता है, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है। क्योंकि आज का हमारा प्रकरण क्या है? भारत में फसल उत्पादन। तो आप लोगों को अवगत करा दूं कि भारत चूंकि 1947 से पहले क्या था? गुलाम था, और हम अपनी अर्थव्यवस्था, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था चल रही थी, परंतु हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को कोई दूसरा देश चला रहा था, जिस देश का हम लोग क्या थे? गुलाम थे। भारत को सन 1947 में आजादी मिली। आजादी के पश्चात भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जिस समय हमें आजादी मिली उस समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। अब इन 36 करोड़ लोगों के पेट को भरना था, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना था। तो भारत चूंकि ग्रामीण परिवेश में निवास करता है, तो सबसे पहले यह देखा गया कि इन 36 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे प्राप्त हो। तो
से ही कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले क्या किया गया, कृषि को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। कृषि को बढ़ावा देने का कार्य किया गया और कृषि को बढ़ा करके आगे फिर कैसे कैसे किस किस अनाज में कैसे बढ़ोतरी हुई, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं भारत में फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन का एक मुख्य परिभाषा आप लोगों को बता दूं। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से कुल उपज की मात्रा को हम लोग फसल उत्पादन कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में कितने फसल हम लोग उत्पादित किए, उसके कुल उपज की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, फसल उत्पादन। तो सन 1947 के पश्चात हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तब सबसे ज्यादा कृषि को बढ़ावा दिया गया और कृषि को बढ़ावा देने के पश्चात सन 1950-51 से कृषि में या उपज में किस किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई, इस बात का क्या किया गया, आकलन किया गया और कैसे कैसे उपज बढ़ता चला गया, इस बात का आकलन किया गया। सन 1950-51 में भारत में कुल उपज की मात्रा 51 मिलियन टन था। सन 1950-51 में भारत में कुल उपज की मात्रा 51 मिलियन टन था, जो बढ़ करके 2010-11 में 244 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया, 244 मिलियन टन हो गया। अर्थात कृषि में उपज की मात्रा लगभग 5 गुना बढ़ा। कितना गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा। अब कृषि में उपज की मात्रा बढ़ तो रही थी, परंतु साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही थी। जनसंख्या भी क्या होती चली जा रही थी, भारत की बढ़ती चली जा रही थी। सन 1950-51 में या आजादी के समय हमारे भारत की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जो 2010-11 में बढ़ करके 121 करोड़ हो गया। भारत की कुल जनसंख्या 2010-11 में बढ़ करके कितना हो गया, 121 करोड़ हो गया। अब लगभग 3 गुना या एक तरह से देखें तो 3 गुना से कुछ ज्यादा जनसंख्या भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। उपज तो बढ़ा, साथ साथ क्या होती चली गई, जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। अब चूंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें उपज का मात्रा बढ़ाना ही था, उपज बढ़ी, लगभग 5 गुना बढ़ी और साथ साथ क्या हुई, जनसंख्या भी आगे बढ़ती चली गई। अब इस उपज में कुल 244 मिलियन टन बढ़ा। तो 244 मिलियन टन बढ़ा तो प्रॉपर कोई एक फसल में नहीं बढ़ा, अलग अलग फसल में अलग अलग मात्रा में क्या बढ़ती चली गई, उपज या उत्पादन बढ़ती चली गई। तो उस उपज या उत्पादन को एक ग्राफ के माध्यम से यहां समझाया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी फसल कितने कितने मात्रा में बढ़ती चली गई। तो देखिए यहां एक ग्राफ बनाया गया है, ये 0 से 120 यहां लिखा हुआ है मिलियन टन में।
मिलियन टन अर्थात 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है। अब 1 टन में आप लोगों को पता है कि 10 क्विंटल होता है और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। तो यहां एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन सी उपज कितने मात्रा में बढ़ती चली गई। तो आकलन हम किस में कर रहे हैं? सन 1950-51 से 2010-11। आकलन कौन सा सत्र से हो रहा है? सन 1950-51 से 2010-11 तक। सबसे पहले दिख रहा होगा आप लोगों को धान। धान चूंकि भारत के खाद्यान्न में मुख्य फसल है, जो 1950-51 में यहां दिख रहा होगा 21 मिलियन टन होता था। कितना होता था? 21 मिलियन टन 50-51 में, जो बढ़ करके 2010-11 में 96 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से गेहूं के उत्पादन 1950-51 में 6 मिलियन टन था, जो 2010-11 में बढ़ करके 86 मिलियन टन हो गया। ज्वार चूंकि मोटा अनाज है, ये 6 मिलियन टन होता था 50-51 में और 2010-11 में 7 मिलियन टन। बाजरा 50-51 में 3 मिलियन टन होता था, जो बढ़ करके 2010-11 में 10 मिलियन टन हो गया। मक्का 2 मिलियन टन होता था, जो बढ़ करके 21 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाज अर्थात वही ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब क्या है? मोटे अनाज के रूप में हम लोग गिनती करते हैं। तो मोटे अनाज इसमें थोड़ी गिरावट आई। मोटे अनाज में थोड़ी क्या आई? गिरावट आई। 1950-51 में ये 6 मिलियन टन होता था, जो घट करके 3 मिलियन टन हो गया। इसके बाद दाल अर्थात दलहन 1950-51 में 8 मिलियन टन होता था, जो बढ़ करके 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। तिलहन इसी तरह से, तिलहन के बारे में बताया जा चुका है, जिससे हम तेल निकालते हैं। तिलहन जो है 1950-51 में 5 मिलियन टन होता था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। ऐसे बढ़ा आगे उपज की मात्रा। अब ये तो हो गया उपज की मात्रा। अब देखते हैं कि भारत में उपज की मात्रा बढ़ी, तो कुछ तो ऐसे कारण हुआ होगा कि भारत में उपज की मात्रा बढ़ी होगी। तो फसल के उत्पादन में जब बढ़ोतरी हुई, तो कुछ तो ऐसे कारण होगा कि फसल के उत्पादन में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो यहां दिख रहा है फसल उत्पादन के बढ़ोतरी के कारण, कि किस कारण फसलों का उत्पादन बढ़ा, या तो फिर किसी भी देश में किस ऐसा क्या व्यवस्था होता है कि उसमें फसल की उत्पादन बढ़ती है। तो पहला यहां दिख रहा है नीरा बोया गया क्षेत्र। क्या दिख रहा है? नीरा बोया गया क्षेत्र। नीरा बोया गया क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूमि पर क्या किया जाता है? फसल उत्पादन किया जाता है। मतलब देखिए कि भारत का जो भूमि का क्षेत्रफल है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चूंकि भूमि स्थायी है, अब इतना में भूमि अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। कुछ कृषि क्षेत्र में, कुछ जंगल है, कुछ उद्योग है, कुछ सड़क है, परिवहन है, आवास है, कई रूपों में भूमि क्या है? बटा हुआ है। तो कृषि क्षेत्र में जितने उपज हम उत्पादित करते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? नीरा बोया गया क्षेत्र। अब नीरा बोया गया क्षेत्र अर्थात देखिए
कि कुल फसल का उत्पादन को या जितने क्षेत्रफल में फसल उगाया जाता है उस क्षेत्र को नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो नीरा बोया गया क्षेत्र यदि बढ़ा रहे हैं हम तो उपज की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि भूमि चूंकि स्थायी है, बढ़ने वाला तो है नहीं। यदि हम एक भूमि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भूमि क्या हो जाएगी, कमी होती है। जैसे हम कृषि भूमि को बढ़ाएंगे तो जंगल हमें काटना पड़ेगा। तो ऐसे ही नीरा बोया गया क्षेत्र में भारत में सन 1950-51 में 119 मिलियन हेक्टेयर 119 मिलियन हेक्टेयर में अनाज उगाया जाता था, जो 2010-11 में बढ़ा करके इसको किया गया कितना, 142 मिलियन हेक्टेयर में फसल उत्पादन किया जा रहा है। कुछ समय तक बढ़ा, लेकिन कुछ सालों से क्या है, ये स्थायी हो गया है। स्थायी इसलिए हुआ है क्योंकि हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते, हमें जंगल भी देखना है, उद्योग भी देखना है, परिवहन भी देखना है, आवास भी देखना है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं। भूमि हम चूंकि बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ये कुछ साल तक बढ़ा और आज क्या है, स्थायी है। परंतु 2010-11 तक यह 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि में फसल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह पहला कारण हुआ किसी भी देश में फसल के उत्पादन का। दूसरा कारण दिख रहा है सिंचित भूमि में वृद्धि। यदि हमें फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें उस भूमि को बढ़ाना पड़ेगा या उस कृषि क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा जहां अधिक मात्रा में हम लोग क्या कर सके, सिंचाई कर सके। चूंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान तो है, परंतु हम लोग प्राकृतिक रूप से मानसून पर क्या है, निर्भर है। भारतीय कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो मानसून आता है तब हमारे खेतों में सिंचाई होती है। परंतु क्या है कि यदि हम सिंचाई के क्षेत्र को